और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रसिद्ध कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत अस्पताल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई है। गायक मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, कथक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था पंडित बिरजू महाराज का। लखनऊ के वो निवासी थे, लखनऊ में ही उनका जन्म हुआ था और तब से लेकर कथक के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। कल दिल्ली के साकेत अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई है। लखनऊ से आते थे पंडित बिरजू महाराज। 4 जनवरी 1938 को उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था और तब से लेकर उनका पूरा जीवन काल अगर देखा जाए तो कथक के लिए वो समर्पित था। वो ना केवल एक नर्तक थे, नृत्य के प्रति उनका प्रेम तो हर कोई जानता है, लेकिन साथ साथ म्यूजिक कंपोजर और एक गायक भी थे। चित्रकारी उनको काफ़ी पसंद थी। और मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मालिनी जी, एक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, खासतौर पर कथक की दुनिया के लिए। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ी क्षति है। ये इतनी बड़ी क्षति है कि कल्पना नहीं की जा सकती। महाराज जी तो अपने आप में कितने बड़े संस्थान थे। एक व्यक्ति एक जीवन काल में कितने शागिर्द तैयार कर सकता है, कथक के परंपरा को कितना आगे ले जा सकता है, ये एक व्यक्ति एक जीवन काल में क्या क्या कर सकता है। महाराज जी का जीवन ये देखने और सीखने वाला है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जी, उनके भीतर लखनऊ को लेकर के, चूंकि लखनऊ के कथक घराने के थे, अंत समय में वो यहीं पर आकर के सिखाना चाहते थे। बार बार 2 वर्ष से कई बार उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और मेरे ख्याल से सार्वजनिक जो उनकी एक प्रस्तुति या कहूँ की एक उपस्थिति रही, वो लखनऊ में ही पिछले महीने वो यहाँ आए और यहाँ पे सरकार की ओर से हम लोग सब लोग थे, सम्मान उनका हुआ। तो भी बस वो यही कहते रहे कि अब पूर्वजों की जो ड्योढ़ी है मेरी, कालिका बिंदादिन जी की ड्योढ़ी, अब वही मेरी इच्छा है कि मैं वहीं रहूं और बच्चों को यहीं सिखाऊं। बहुत घूम लिया दुनिया भर, तो कहीं भी रहे लखनऊ उनके भीतर रहता था। और आपको मैं कितने उनके ऐसे उदाहरण बता सकती हूँ। एक बार मेरा ड्योढ़ी में ही कार्यक्रम था और उन्होंने मुझे बुलाया कि फाग होली कुछ सुननी है, तो मैं आई। सारे शिष्य शिष्याएं इकट्ठा थे गाने के लिए। जब तक मेरे संग हारमोनियम पे पंडित धर्मनाथ जी को बजाना था, जब तक वो आए देर हो गई तो महाराज जी बोले, लाओ मैं बजाता हूँ हारमोनियम, तुम बस गाओ। और वो बजाने लगे, मैं गाने लगी। वो बड़प्पन, वो दृश्य कभी भूलता नहीं कि क्या उनका सरलता। बजाते हुए मुझसे बोले कि तुम भाव भी तो इतना अच्छा करके दिखलाती हो, कहाँ से कथक सीखा, जरा उठ जाओ, जरा उठ करके गाने पे जरा भाव दिखा दो। तो वो एक उनके भीतर जो एक असली कलाकारों के भीतर एक सरलता, प्रेम और सभी विधाओं कलाकारों के लिए सम्मान। मुझे लगता है आने वाले कई पीढ़ियां इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि बिरजू महाराज जी ने अपने जीवन काल में अपनी कला विधा को किस शीर्ष तक पहुंचाया। बहुत युवावस्था में ही उनके शागिर्द तैयार हुए और दुनिया भर में आज कोई भी कथक सीखता और जानता है तो वो ये हो नहीं सकता कि वो ये न कहे, न माने, न स्वीकार करे कि उसका कथक पंडित बिरजू महाराज जी के नृत्य से प्रभावित है। एक ग्रामर सेट किया, व्याकरण सेट करा उन्होंने कथक का। बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग तो बिल्कुल अनाथ, व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं को अनाथ महसूस करती हूँ। जी मालिनी जी, और वाकई ये कला के क्षेत्र के लिए या फिर अगर कथक की दुनिया की बात करें तो बहुत बड़ी क्षति है, जिसको कभी पूरा नहीं शायद किया जा सकता, क्योंकि कथक के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिरजू महाराज के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। पंडित बिरजू महाराज जी के भारत की कला और संस्कृति के अगुआ थे। उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। उनके निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका निधन कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।
वहीं अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। सीएम धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें हरक सिंह रावत शामिल नहीं हुए थे। और उत्तराखंड के बर्खास्त मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से बात भी की। नहीं, मेरे केवल मैं अभी देहरादून से दिल्ली आया। सोशल मीडिया में जो है, सोशल मीडिया जिस तरह चलाता है कि भाई दिल्ली रवाना हुए, कौन सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि मेरी समझ में किसी से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सोच और कुछ फर्जी समाचारों के बलबूते पे इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को देश में सरकार चला रही हो, वो इतना बड़ा ऐसा चीज कैसे ले सकती है, ये मेरी समझ से परे है। और बीजेपी नेता महेंद्र भट्ट ने भी न्यूज 18 से बात की और कहा कि हरक सिंह पर कार्रवाई हुई है। देखिए, मैंने न्यूज 18 के समाचार को भी देखा है ना, और कुछ जानकारी भी मैं लगा रहा हूँ, से बात कर रहा हूँ। जैसी कोई जानकारी मिलती है, और क्योंकि पार्टी का ना अनुशासन है, दबाव की राजनीति बीजेपी के अंदर चलती नहीं है। हरक सिंह उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मर्यादा और संगठन के नियमों के आधार चलने का जो नेचर है, इसको उन्होंने माना नहीं है। और पार्टी ने अगर ऐसा कोई निर्णय लिया तो एक अच्छा निर्णय है। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बीजेपी में दबाव की राजनीति नहीं हो सकती। देखिए, हरक सिंह रावत जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। मंत्रिमंडल से भी उनको हटा दिया गया है आदरणीय धामी जी द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी में दबाव की राजनीति नहीं चलती है, ये हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति रही है, उसमें जो पार्टी के संगठन के जो सिद्धांत है, उनके विचारों में काम करेगा, जनहित के लिए काम करेगा, वही आगे चल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश की स्थिति लगातार बनी हुई थी, और मुझे खुशी है कि आज पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और इसी खबर पर देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बीजेपी ने जहां राहत की सांस ली है, और बीजेपी को फाइनली ये पता था कि हरक सिंह रावत ऐसा कुछ कर सकता है। ये मूड बीजेपी पहले ही भांप चुकी थी जब हरक सिंह रावत ने इस्तीफे की धमकी दी थी, लेकिन उसके बाद लगभग 22 से 25 दिन का दौर रहा, और कल बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। अब आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो दोपहर 12 बजे और मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। अभी दोनों नेता दिल्ली में, और उसके साथ साथ कांग्रेस में इस तरह की खबरें हैं कि आज हरक सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और आज अगर नहीं हुए तो कल तक शामिल होंगे, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड में नहीं है। तो बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब आप कांग्रेस की तरफ हरक सिंह रावत जाएंगे। और हरक सिंह रावत के कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उत्तराखंड के, चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं को इस बात का जानकारी है कि ये अब हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। और बहू के टिकट को लेकर खासा विवाद था, तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि एक परिवार से 2 टिकट हम नहीं देंगे। तो अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति जताई है कि आपको 2 टिकट हम देंगे, और जो 2022 का चुनाव होगा उसमें हरक सिंह रावत और उनकी बहू भी लड़ेंगी। लेकिन अब इंतजार रहेगा कि आज या फिर कल किस वक्त हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। जी, तो कांग्रेस में कब शामिल होंगे इस बात की अभी स्पष्ट पुष्टि नहीं है, लेकिन हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है पार्टी से। हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। सीएम धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक और मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया गया है, और वहीं धामी ने उनको, पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के इस वक्त, उन्होंने बर्खास्त किया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां पर बर्खास्तगी की तो बात हो गई, लेकिन साथ साथ एक साफ संदेश भी दीपांकर अगर देखा जाए तो बाकी विधायकों को, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर अभी मुहर लगी नहीं है, तो ऐसे में बाकी जो विधायक हैं, बाकी जो उम्मीदवार हैं, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी एक साफ संदेश इस बर्खास्तगी के जरिए चला गया होगा। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए हैं हरक सिंह रावत।
6 साल के लिए उनको बर्खास्त किया गया है। गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण गोवा में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों के बीच पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां की कुट्टाली गांव कोर तालीम से भी सामने आई, जहां घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों में पर्चे भी बांटे और उनके सामने दिल्ली की मिसाल पेश की। दिल्ली में हमने बहुत काम किया है, गोवा में भी मौका मिलेगा, एक मौका देके देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला ने अरविंद केजरीवाल के पैर छू लिए तो एक बुजुर्ग ने केजरीवाल को गले लगा लिया और उन्हें ये भरोसा दिया कि गोवा की जनता उनके साथ है। आपको जिताने का है नहीं? हाँ, जरूर जिताएंगे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ये दावा कर दिया कि गोवा में सरकार तो वो ही बनाएंगे। लोग बहुत एक्साइटेड है आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए और लोगों को चेंज चाहिए। दक्षिण गोवा में प्रचार करने के बाद अरविंद केजरीवाल पणजी के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने गोवा चुनाव के लिए दिल्ली वाला दाव चल दिया। राजधानी पणजी में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 13 पॉइंट एजेंडे का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजली की समस्या से निपटारे का भी वादा शामिल रहा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की, ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने गोवा चुनाव में भी फ्री कार्ड खेला और ये वादा कर दिया कि वो देश की राजधानी की ही तरह लोगों को मुफ्त में पानी देंगे। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। आम आदमी पार्टी के एजेंडे सामने आते ही एनसीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही शिवसेना ने अरविंद केजरीवाल को घेरने में देर नहीं लगाई। दिल्ली में तो कोरोना इतना बढ़ रहा है और डोर टू डोर जा रहे हैं, आप अपना विचार दे दो, आपकी पार्टी का विचार दे दो। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने गोवा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की थी। दिल्ली में आज शाम बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। बड़ी बैठक में यूपी चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। तीसरे और चौथे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक होनी है। तेलंगाना के हैदराबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां 144 साल पुराना सिकंदराबाद क्लब भीषण आग में जलकर राख हो गया। ये आग सुबह 3 बजे क्लब की पहली मंजिल पर लगी, जिसने कुछ ही वक्त में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गईं। लेकिन इस जबरदस्त आग को देखकर दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सिकंदराबाद क्लब की इमारत पूरी तरह आग में घिरती नजर आई। क्लब का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां आग न फैली हो, जिसकी वजह से आग बुझाने में लगे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। आग की तपिश इतनी तेज थी कि दमकल की टीम को दूर से ही आग पर पानी की बौछार करनी पड़ी। थोड़ी देर के लिए तो इस धधकती आग पर कोई असर नहीं पड़ा। इस भयानक आग से निकलने वाली लपटों को कई मीटर दूर से देखा गया। आग की वजह से वहां आसपास के इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आगजनी में क्लब पूरी तरह बर्बाद हो गया। दिल्ली में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होगी। दिल्ली में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होगी, जिसमें यूपी चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। इंदौर के मेदांता अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के चौथी मंजिल की आईसीयू में लगी थी, जिसके बाद चौथी मंजिल की आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया और आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में तेंदुए की मौजूदगी की खबर से लोग दहशत में हैं। दरअसल कुछ दिनों से इलाके के कुछ मवेशी गायब हो रहे हैं और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ खेत से गुजरता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिहार के दानापुर में लूट की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के सुपौल में बकरी चोरी के आरोप में लोगों ने 2 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़े गए दोनों लड़कों के हाथ पांव बांधकर जमकर पीटा। पिटाई के बाद बुरी तरह से घायल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 जनवरी के बाद यूपी में चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह जुट जाएंगे। हर जिले में रैली वो कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह
पूरे यूपी का दौरा करेंगे। हालांकि अभी अमित शाह का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अमित शाह मैदान में उतरेंगे। प्रशांत महासागर में मौजूद टोंगा द्वीप समूह के पास एक ज्वालामुखी विस्फोट से तबाही मच गई। यह ज्वालामुखी पानी के अंदर फटा, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर के किनारे मौजूद देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान की एक कंपनी ने इस विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी है, जिसमें समुद्र की नीली सतह पर एक हरा धब्बा उभरता दिखा, जो देखते ही देखते पीले और फिर काले रंग में बदलता चला गया। एक दूसरी तस्वीर में समंदर के पानी में ज्वालामुखी फटने से हुई हलचल साफ दिखाई पड़ी। Last night there was this massive eruption. प्रशांत महासागर में हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट ने कई देशों की नींद उड़ा दी। सबसे ज्यादा तबाही न्यूजीलैंड के तटीय हिस्सों में देख। और इस वक्त हरक सिंह रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, कई तरह के सवाल उनसे होंगे। सबसे पहले तो हरक सिंह रावत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। हाँ, नमस्कार जी। बर्खास्तगी आपकी की गई है, आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? मैं सोचता हूँ कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, क्योंकि मैं कल जब वो उमेश काऊ जो रायपुर से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रहलाद जोशी जी ने आपको दिल्ली बुलाया है, तो हम लोग दिल्ली के लिए चले थे। 5 बजे के आसपास दिल्ली के लिए चले देहरादून से। तो सोशल मीडिया में हम देख रहे थे रास्ते भर की न्यूज़ चल रही कि हम कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं, ये हो सकता है। और मैं जब दिल्ली 9 साढ़े 9 बजे के आसपास दिल्ली अपने घर ग्रीन पार्क पहुंचा, तो मेरे घर पे थोड़ा सा बिजली की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम उसको ठीक करने लगे। इस बीच सोशल मीडिया और मीडिया में न्यूज़ आई कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया। तो जबकि बल्कि अनिल बलूनी जी से जो पार्टी के प्रवक्ता उनसे बातचीत हुई, तो मैंने कहा भाई इसमें मैं थका हूँ और सुबह मैं आपको मिलने आऊँगा, फिर बातचीत करेंगे। तो अचानक ये जो घटनाक्रम एकदम तेज़ी के साथ हुआ। मैं सोचता हूँ कि जो ईश्वर करता है, जो केदार बाबा बद्रीनाथ का जो आशीर्वाद होता है, वो शायद कोई अच्छे के लिए होता है। तो शायद मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़ा राष्ट्र नेतृत्व केवल सोशल मीडिया पे फर्जी समाचारों के बलबूते पर इस तरह का कैसा डिसीजन लिया है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी कांग्रेस में किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी। वहाँ गणेश गोदयाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, दो दिन पहले उनका फ़ोन जरूर मुझे आया था, प्रीतम सिंह जी का आया था। वो लोग सामान्य रूप से, क्योंकि साथ के लोग हैं, छोटा प्रदेश है हमारा, तो सामान्य रूप से बातचीत करते रहते कि राव जी आप हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे कहा भी जैसे टालने के लिए आदमी करता है कि नहीं ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन कोई कल तो बिल्कुल भी मैं तो प्रहलाद जो हमारे उमेश काऊ जी ने कहा 3 फ़ोन प्रहलाद जोशी का आए हैं और आपको बुलाया है, और मैं सिर्फ इसलिए आया था। अनिल बलूनी जी से बात हुई, अनिल बलूनी जी ने कहा मीडिया में ये चल रहा है कि मैं कल 12 बजे सम्मिलित। मैंने कहा भाई साहब मेरी किससे कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा लेकिन हरक सिंह रावत जी, यहाँ पर बीजेपी का ये आरोप है कि पार्टी के कई सिद्धांत थे, उनका आप पालन नहीं कर रहे थे। साथ साथ आपने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था। वह देखिए ये बिल्कुल अब क्या अपना चेहरा छिपाने के लिए, कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ी गलती हो जाती किसी से, तो वो कोई अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेतृत्व और वो इस तरह की प्रहलाद जोशी से 2 दिन पहले मेरी देहरादून में जब 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, तो मैंने कहा भाई मैं अभी रेस्टोरेंट गया था और जिस तरह अनुकृति गोसाई जी ने, जो हमारी बहू है, उनके जिस तरह 5,000 महिलाएं आई थी, एक उत्साह है उनको लेकर। मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो सामाजिक काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो मेरी बहू है और इसलिए उसको चुनाव लड़ाया। आप सर्वे करा लीजिएगा, अगर वो जीत सकती है तो उसको आप मौका दे दो। मैंने कहा मैं बहुत उत्तराखंड की राजनीति में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे पार्टी में कोई काम दे दो और मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। ये बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आज आपने मुझसे ये बात कही है, मैं पार्टी के हाईकमान से, राष्ट्र अध्यक्ष जी से, माननीय अमित शाह जी से ये बात करूँगा और उसके बाद बताऊँगा। तो उसके बाद मैं कल इस उम्मीद में कि शायद प्रहलाद जोशी जी, मैंने तो क्या सिद्धांत है पार्टी के, मैं सोचता हूँ पिछली बार मुन्ना चौहान जी को और उनकी पत्नी को 2 टिकट दिए,
यशपाल आर्य जी, उनकी पत्नी को 2 टिकट दिए। मैं हमेशा एक बार, मैं परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी, लेकिन परिवारवाद के आप अगर खिलाफ हैं, किसी आपने कहा, किसी लेकिन परिवार साथ-साथ, के जी, हरक सिंह रावत जी, आप पर ये भी बीजेपी आरोप नहीं, लगा रही है कि आप कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में भी थे। देख, मैं बिल्कुल नहीं संपर्क में था, मैं बिल्कुल, ये उनका झूठा आरोप है। मैंने कहा नहीं कि प्रीतम सिंह जी जो लीडर ऑपोजिशन है, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गोदयाल जी, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे संबंध हैं। जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं भाजपा के सभी लोगों से मेरे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैं कल भी जब दिल्ली घर पे पहुंचा हूँ, मेरे घर से फोन आया देहरादून से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कोई बड़ा निर्णय मत कर देना। मैंने कहा, वो भी सोशल मीडिया पे देखने के बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कोई निर्णय कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे 5 साल काम नहीं करने दिया गया पार्टी में, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कड़वे घूट पी के पार्टी में रहा कि मैंने भाजपा में आया हूँ, एक बड़ी लड़ाई लड़के भाजपा में आया हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था देहरादून भाजपा कार्यालय में, तो मैंने कहा था मुझे ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं भाजपा के साथ रहूँगा। लेकिन आज मुझे बड़ा सुकून जैसा मिल रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया 5 साल, लाल ढांग चिलखा सड़कों पे सहयोग नहीं किया। आपका जो है, मैं पाखरो टाइगर सफारी बनाने के लिए काम कर रहा था, उस पर जानबूझ के योगदान डाले गए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के, किसने आखिर काम नहीं करने दिया? क्या रुकावटें आ रही थी? देखिए, वहाँ की जो सरकार थी, मुझे देखिए, मैं कोई आज भाजपा ने मुझे निकाला है, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, न मैं कभी गलत बात करने का आदी हूँ। अमित शाह जी ने और माननीय नड्डा जी ने मुझे हमेशा, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है। और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ कड़वे घूंट पीने के बाद भी मैंने कोई बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया। और इसलिए कि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी, हामी के बारे में मैं कुछ दिया गया। साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि 5 साल मुझे काम नहीं करने दिया गया, ठीक है, लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव भी है उत्तराखंड में, आप अपना भविष्य किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रणनीति आपकी अब होगी, क्या योजना आपकी अब होगी? देखिए, मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 9 बार मंत्री रह चुका हूँ, 6 बार विधायक रह चुका हूँ। मैंने बहुत उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बहुत उतार चढ़ाव देखे। बस ये कि मेरे जीवन में एक वह है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, ये कैसे तरक्की करे, कैसे नौजवान के हाथ को काम मिले, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, कैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के क्षेत्र में प्रदेश जो है ऊंचाइयों को छुए। मैं सोचता हूँ कि जो राजस्थान रेत के टीले बेच सकता है, वो टूरिज्म को डेवलप कर सकता है। हम पे सब कुछ ईश्वर ने दिया है, हम पे नदियाँ हैं, हम पे पहाड़ हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राज्य नेशनल पार्क है, लेकिन इसके बावजूद भी आज उत्तराखंड में बेरोजगारी, उत्तराखंड में जिस तरह की समस्या है, उससे कैसे उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने केदार बाबा की सेवा की है। जब 2013 में आपदा आई थी, तो उसके सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा था और मुझे दिल से मैंने वहाँ उस केदार बाबा की सेवा की है। तो मुझे पूरा भरोसा है केदार बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। जो हमारा रास्ता है उत्तराखंड के, मैं देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो सकता है, मकसद हम सब का एक है कि कैसे ये उत्तराखंड, मेरी जितनी ज़िंदगी की सांसें हैं, मैं उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के तरक्की के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों को के चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं काम करना चाहता। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ अब नहीं रह गया है, क्योंकि मैं बहुत, ईश्वर ने उत्तराखंड की जनता में, एक सिपाही का बेटा हूं, मुझे उत्तराखंड की जनता ने बहुत दिया है। मैं 10-10 दिन में लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कुर्द्वार के लोगों ने भरोसा किया, रुद्रप्रयाग के लोगों ने, लेस्टरडोन के लोगों ने, पौड़ी के लोगों ने। और ये उत्तराखंड का नौजवान मेरी ताकत है, उत्तराखंड की माता बहनें मेरा, उनका आशीर्वाद मेरी ताकत है जी। और उस ताकत का प्रयोग, उनके आशीर्वाद और बद्रिकदार के आशीर्वाद का प्रयोग मैं उत्तराखंड के भलाई के लिए, जब तक मेरी सांसें हैं, मैं उसके लिए करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सोचता हूँ कि प्रदेश की सरकार में जो लीडरशिप थी इन 4-4.5 साल में, धामी ने जरूर मुझे सहयोग किया है, लेकिन उनको समय बहुत कम मिला। लेकिन उससे पहले जिस तरह मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती उसमें व्यवधान डालने की कोशिश
की जाती रही। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए कि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो शायद मैं, क्योंकि मैं इतना घुटन जैसा माहौल था, मैं नहीं रह सकता था। लेकिन मेरे सामने धर्म संकट ये था कि हम कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, फिर लोग हम पे आरोप लगाते कि आपने, अच्छा है भाजपा ने मुझे खुद ही निकाल दिया। और मेरा बहुत बड़ा, आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं आराम से आपने कहा कि अच्छा है भाजपा ने आपको खुद ही निकाल दिया, लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर हरक सिंह रावत जी कि आखिर क्या आप आगे की रणनीति आपकी क्या है, पहले तो ये बताइए। कांग्रेस में शामिल होने की बहुत सारी अटकलें आपकी हैं। देखिए अब तक बिल्कुल, जब अब तक की अटकलें बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ ना, बाघ आया और आदमी डर की वजह से कूद जाता है, ऐसे ही हुआ। पता नहीं भाजपा को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे इनके दिमाग में, हो सकता है मेरे मोबाइल टेप कर रहा हूँ, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ कि भाई, मैंने तो कल भी जो सच है वो कहा पार्टी से कि मैंने कहा भाई भाजपा की सरकार नहीं आ रही प्रदेश में, लेकिन केवल इसलिए मैं नहीं भाजपा छोड़ूंगा कि भाजपा सरकार नहीं आ रही तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान, युवाओं का रुझान, कर्मचारियों का रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं है उत्तराखंड में। ये मैं कड़वी सच्चाई, पिछले 6 महीने से मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने, नड्डा जी से मैंने बातचीत की, माना अमित शाह जी से बात की, सबसे मैंने कही, लेकिन मैं इसलिए छोड़ने वाला नहीं था पार्टी की सरकार नहीं आ रही। अरे अगर अच्छे दिनों में हम साथ हैं तो क्या बुरे दिनों में नहीं साथ रहेंगे? लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बिना मुझसे बातचीत किए हुए, अरे आप मुझसे बातचीत करते, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे घर में बिजली नहीं गई होती, बिजली ठीक नहीं, खराब नहीं हुई होती, तो मैं तो अमित शाह जी को फोन टाइम लेने के लिए फोन मिला रहा था। लेकिन तब तक समाचार आ गया कि मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि शायद केदार बाबा, ईश्वर शायद मेरे हाथों कुछ और चाहता था और कुछ अच्छा होना होगा। कई बार बुराई में अच्छा ही ढूंढनी चाहिए, और आज जो मेरे साथ बुरा किया बिना किसी गलती के, मैं सोचता हूँ इसमें कोई ना कोई बहुत अच्छा ही लिखी है। उत्तराखंड को एक अच्छा रास्ता मिलना है, उत्तराखंड एक अच्छी तरीके पे जाना है। हरक सिंह रावत जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, रुझान इसी तरीके के हैं, यानी कि क्या इशारा समझा जाए कि आप कांग्रेस में ही शामिल होंगे? और अगर सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है तो किसकी सरकार आ रही है? साथ देखिए जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में इस समय कोई सच माने न माने, मैं पिछले 1 साल से इस बात को कह रहा हूं। एक सीट पर आप एनालिसिस कर लो, मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सारे पलाजो सबसे कहा है, कुछ भी कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। लोगों का रुझान इस समय, लोग महंगाई से, लोग बहुत सारी परेशानियां हैं। हमने 5 साल में, मैं पिछले कई सरकारों में मंत्री रहा हूं, लेकिन सबसे मैंने कहा भी, कुछ दिन पहले निर्णय मैंने कहा भी था, मैं अपने कार्यकाल से, अगर सबसे जितने मैंने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में मेरे कार्यकाल रहे, सबसे निराशाजनक कार्यकाल मेरा इस समय का था। लेकिन मैं कहा ना कि मैं भाजपा में शुरू से होता तो मैं छोड़ चुका होता भाजपा को, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया था तो मैं चाहता था कि नहीं, अब चाहे जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है और कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को मारना पड़ता है, और मैं मन को मार रहा था। लेकिन अच्छा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ खुद अपने सिर लेकर मेरे बोझ को कम किया है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनका ये निर्णय प्रदेश के हित में होगा, उनका ये निर्णय उत्तराखंड के हित में होगा, नौजवानों के हित में होगा जी। और हरक सिंह रावत जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि कल बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें आप शामिल नहीं हुए थे, इसकी वजह? देखिए, मैं कोटद्वार से दिल्ली आया था और मुझको बिल्कुल सूचना नहीं थी। मेरी प्रहलाद जोशी से बात हुई, कहने भाई तो आप नहीं आ रहे, मैं बकोर बैठक है। मैंने कहा मुझे किसी से सूचना नहीं दी, कहले आपके ओएसडी ने ओके लिखा है। मैंने कहा मुझे तो अभी आधा घंटा पहले पता, और मैं सीधे दिल्ली से जो है सीधे देहरादून चला गया। मैं 5 बजे देहरादून पहुंचा, तब तक बैठक खत्म हो गई थी। मैं बीजेपी कार्यालय गया, तब तक बैठक समाप्त हो गई थी। और फिर कल मुझे प्रहलाद जोशी ने दिल्ली बुलाया तो मैं फिर दिल्ली आ गया।
लेकिन अब इस एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पार्टी में मीटिंग में सम्मिलित नहीं होना, मैंने कहा भी मीडिया से, किसी ने भी मुझसे कहा, मैंने प्रहलाद जोशी से भी कहा, उन्होंने कहा नहीं आपको दिल्ली या देहरादून तुरंत आ जाओ आप, नहीं तो मीडिया गलत समाचार चला देगा कि आप क्यों बैठक में नहीं आए। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेकिन जो होनी होती है ना उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। शायद मेरे हाथों ईश्वर कुछ अच्छा कराना चाहता है, और मैं तो हमेशा जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे हाथों में कुछ मैं माध्यम बनना चाहता हूं उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के अच्छाई के लिए शायद ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ कराना चाहता है। जी हरक सिंह रावत जी, आपने कहा आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में क्या बातचीत आपकी हुई? प्रहलाद जोशी के साथ भी आपने कहा कि उनके साथ भी बातचीत हो रही थी, किस तरीके की बातचीत हुई? नहीं, और मैं अचानक क्योंकि हम नहीं मैं कल बहुत लेट हो गया, क्योंकि जाम था, लेट हो गया, और मैं जब बहुत थक जैसा गया था तो मैंने, अनिल बलूनी जी का फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं इस समय बहुत थक गया हूँ और मैं सुबह मिलता हूँ आपसे। उसके बाद मैंने सोचा था कि अब प्रहलाद जोशी से आज मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा, लेकिन फिर तब तक तो समाचार चल गया, क्योंकि सोशल मीडिया के इस समाचार पर मैं सोचता हूँ कि कई बार आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई किसी का बस तो है नहीं, कोई कुछ भी डाल देता है कि दिल्ली रवाना हुए। एक दिन प्रीतम सिंह जी वो किसी अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में थे, मैं काऊ भी दिल्ली उनसे नड्डा जी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो समाचार अब चल दिया कि अब इतने उससे समाचार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिल्ली भारत सरकार आप चला रहे हो, इतना सब कुछ तंत्र आपके पास है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हवा की चीज़ों को जो है इतने गंभीरता से ले, फिर मुझ पर आरोप लगा रहा था। मैंने दो टिकट मांगे थे, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे पार्टी में प्रयोग कर लो, अब मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, और अगर अनुकृति चुनाव जीत सकती है तो उसको टिकट दे दो, नहीं जीत सकती तो आप जो भी पार्टी का आदेश होगा। अब वो जबरदस्ती के साथ मैं उनके लिए टिकट मांग रहा था, क्योंकि अपना चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित ठहराने के लिए। आप ये कहोगे विकास की बात पे हमने उनको मनाया, क्या मनाया आपने विकास की बात को? मैंने सेंट्रल स्कूल कम से कम जावड़कर जी से लेकर, कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल के लिए जावड़कर जी से लेकर मुख्यमंत्री से 10 पत्र लिखवाए, धर्मेंद्र प्रधान जी से 10 बार मिला, अमित शाह जी से कहा, नड्डा जी से कहा, प्रहलाद जोशी से कहा। आपने सेंट्रल स्कूल कोटद्वार में नहीं दिया। सारे ही मैंने मेहनत करके जो है फाइल जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ पड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज 5 साल में आपने न्यू तक नहीं रखनी थी, मुझे लड़ झगड़ के जब मैं इस्तीफे की धमकी तब आपने एक जियो जारी करा 25 करोड़ का। आप क्या मतलब आप कह रहे हो हम विकास के मुद्दे पे साथ दिया, आपने क्या साथ दिया विकास के मुद्दे पे? आप साथ देते तो आज मैंने दून मेडिकल कॉलेज, पिछली कांग्रेस सरकार में दून मेडिकल कॉलेज बनाया। कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने सबसे अधिक इलाज किया, उत्तराखंड के लोगों का सबसे अधिक टेस्टिंग हुई। अगर आज कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाता तो किसी महामारी से जो है पूरे पौड़ी जिले को और पूरे बिजनौर जिले को उसका फायदा होता। तो मैं अपने लिए बनाना चाहता हूँ क्या इस काम को? ठीक है हरक सिंह रावत जी, आपने कहा कि 5 साल आपको मेरे जी बोलिए आप अपनी बात रखिए। मेरी एक आदत जरूर है कि अगर मैंने 2017 में उत्तराखंड कोटद्वार की जनता से, गडकरी जी आए थे मेरे चुनाव प्रचार में, वायदे क्या था, हमारी सरकार आएगी, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम जिला बनाएंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। मैं ईमानदारी के साथ लगा था। मैंने इतना मतलब थक गया था पत्र लिख के कि मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने क्या कोशिश नहीं की। मैंने ESI में संतोष गंगवार जी जब मंत्री थे सर, मैंने सोचा कि ये नहीं बनाने तो ESI से मेडिकल कॉलेज बना लो। मैंने वो भूमि ट्रांसफर करा ली, मैं श्रम विभाग से 50 करोड़ दे दिया, जिसमें मुझ पर आरोप लगाएंगे मैंने, जैसे वो पैसे मैंने खा दिए हूँ। मतलब क्या आप हरक सिंह रावत जी, बहुत सारे विषय आपने गिनाए। नाराजगी ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि काफी लंबे वक्त से आपको थी। आपने कहा 5 साल आपको काम नहीं करने दिया गया, और जो 6 साल की बर्खास्तगी अब आपकी की गई है पार्टी से, इसको लेकर अब कोई बात आपने आला कमान तक बातचीत करने की कोशिश की इस विषय पर? मैं देखिए मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने ये निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता तो मैं नहीं समझता हूं कि ये नौबत आती। बिना पूछे, बिना कोई बात किए हुए इतना मैं सोचता हूं कि जो लोग देश चला रहे हैं कैसे देश चला रहे होंगे कि बिना
इनके पास इतना सूचना तंत्र है, इनके पास इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, सीबीआई है, आईबी है, इतनी सारी एजेंसियां हैं जी, और इसके बावजूद इतना केवल एक सोशल मीडिया के फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? अरे एक बार बात तो करनी चाहिए आप। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर शायद इनको बुद्धि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, इनको शायद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में 25 साल सैन्य विज्ञान को पढ़ाया है और मैंने देखा कि जब किसी राजा के या किसी को हारना होता है, किसी के कोई पराजय लिखी होती है, उसको नुकसान होना होता है, तो उसको वही बुद्धि देता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड के हित में देख रहा हूं उनके इस निर्णय को। उनसे ये गलती शायद इसलिए हुई कि उत्तराखंड में कोई बहुत अच्छा होने वाला है, उत्तराखंड का भला होने वाला है उत्तराखंड, इसलिए शायद इनसे ये गलती हुई, मैं सोचता हूँ जी। ये भले आज अपना कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, आज इनको एहसास नहीं होगा कि इनसे बड़ी गलती हुई है। 10 मार्च को इनको एहसास होगा जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उत्तराखंड का। मैं उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की माता बहनों को इतने अच्छी तरह से जानता हूं जी कि वो ठीक है कि वो भाजपा को साथ खड़े रहे, 5 सीटें एक तरफा जितवाई उन्होंने, हमको 57 विधायक दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इतना घमंड आ जाए आपके अंदर कि आप उत्तराखंड के लोगों को ना समझो, उत्तराखंड के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह आप समझो। अरे भेड़ बकरी की भी कीमत होती है, उसके भी आदमी दिल से सेवा करता है। जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा जन समर्थन दिया, कहते हैं हमने ऑल वेदर रोड बना दी, भाई 2-2 बार आपको सांसद भी तो दे दिए। अगर आपने ऑल वेदर बनाई, रेलवे लाइन बना रहे हो, तो आपको जो है 2-2 बार जनता ने जो है, लेकिन प्रदेश में भी सरकार दी, तो प्रदेश की सरकार का भी तो कुछ उत्तरदायित्व है जी आपको। लेकिन पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ऑल वेदर रोड पे 2 चुनाव आप जीत गए, 1 रैंक 1 पेंशन पे आप 2 चुनाव आप जीत गए पार्लियामेंट का, तो अब क्या चाहिए? लेकिन प्रदेश में सरकार लाने के लिए प्रदेश में काम करना पड़ेगा, प्रदेश में लोगों के आप मुझे बता दो, आप कह रहे हैं हमने 22,000 विज्ञप्ति निकाली कमीशन से, अरे अब निकाली आपने, 5 साल निकाल दिया आपने 2017 में विज्ञप्ति निकाली होती, अब तक नियुक्तियां हो गई होती। मैंने आयुर्वेद में जरूर कुछ फार्मासिस्ट की नियुक्तियां करी जो ईयर वाइज थे, 400-500 लोगों को रोजगार दिया। मैं पिछली सरकार में 22,000 मैंने उपनल से नौकरी लगाई, मैंने उपनल वालों की लड़ाई लड़ी, डेलीवेजेस वालों की लड़ाई लड़ी कैबिनेट में, मैंने पुलिस वालों की ग्रेड पे की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं। ये तो ऐसे लगता है जैसे लंबी नाराजगी है आपकी। वो IAS अफसर कुछ जी, हरक सिंह रावत जी, अफसरों के कहने से ठीक है जी, आपने अपनी नाराजगी गिनाई, तमाम चीजें आपने गिनाई, लेकिन साथ साथ आज क्या किसी से आपकी मुलाकात फिक्स्ड है? कांग्रेस में आपका जाना क्या तय समझा जाए? नहीं, मैं अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ये जिसके भक्त केदार बाबा के भक्त हैं मौने मोदी जी, तो मैं भी उससे कम भक्त नहीं हूँ। मैंने भी मोदी जी बाद में केदारनाथ गए हैं, मैं केदारनाथ की वो सेवा की है, पूरा केदार घाटी जानता है मैंने केदारनाथ की कितनी सेवा की है और दिल से की है। मैं कोई काम दिखावे के लिए नहीं करता हूँ, हर चीज़ वोट की राजनीति के लिए नहीं करता हूँ, इसलिए उस केदार बाबा का आशीर्वाद है और मैं शायद माध्यम बन रहा हूँ। केदार बाबा मुझसे, बद्रीनाथ मुझसे, ईश्वर मुझको माध्यम बनाना चाहता है और इसलिए अच्छा होगा। और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है और ये सुनिश्चित है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप सबका, मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि 5 साल तक ठीक है जो भी परिस्थितियाँ रही हो, आप लोगों ने बहुत भाजपा के पक्ष में दिखाया हो, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है, केंद्र से भले ही अब भी केंद्र में भाजपा सरकार है, आपके लोगों की मजबूरी होती है, मैं सब समझता हूँ। मैं 30-40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि उत्तराखंड की सच्चाई, किसी भी तरीके की कोई मजबूरी नहीं होती हरक सिंह रावत जी, इसलिए आप भी यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी आपके छोड़ने की, आपकी नाराजगी की, और 5 साल आपने कहा कि आपको काम नहीं करने दिया गया। जी, मजबूरी मीडिया की कभी नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि
नहीं, मीडिया की भी कई बार होती है। मैं मतलब आप तो क्योंकि रिपोर्टर हो, आप तो एंकर हो, इसलिए मैं आपकी देखो, मैं मेरा भी जैसे आपका भी तजुर्बा, मुझे नहीं मालूम कितने साल का आपका तजुर्बा है मीडिया का, लेकिन मैं मीडिया को उस जमाने से मीडिया को जानता हूँ जब लोग हम खुद अपना समाचार खुद अपने बनाते थे और वो बाय बस से जो है रिस्केस भेजते थे और वही छप जाता था। अगर हम किसी के पक्ष में बात दिखाते तो आज आपसे यहाँ पर हम वजह भी नहीं पूछते हरक सिंह रावत जी, लेकिन अब क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव सामने, ऐसे में क्या बीजेपी में और भी असंतुष्ट नेता है जो आपके संपर्क में है? देखिए, मैं किसी से नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी बहुत वहाँ प्रभावशाली लोग हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बैग और बैगेज के साथ जाना वो भी चुनाव के समय में बहुत अच्छा नहीं है। जनता आए, वोटर आए, यूथ आए, लेकिन ज़्यादा नेता नहीं आने चाहिए। मैं आप बताऊँ, उससे फायदे मुझे कई बार नुकसान होता है। अब वो 2-4-5 महीने बाद पहले अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग आते तो ज़्यादा फायदा होता। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समय बहुत ज़्यादा विधायकों का, बहुत ज़्यादा उनका आना उचित नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाजपा के जो विधायक इस समय अगर वो कांग्रेस भाजपा से नहीं चुनाव जीत सकते तो वो कल कांग्रेस से कैसे चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि अगर भाजपा, उनके खिलाफ भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जिनके खिलाफ भी। हरक सिंह रावत जी, एक सवाल और आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। आपकी नाराजगी हमने देखी, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप नाराज चल रहे थे, तमाम बातें आपने की, लेकिन यहाँ पर अब विकल्प के तौर पर भविष्य में आप क्या देख रहे हैं? कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर खुद की अपनी पार्टी बनाएंगे अपने समर्थकों के साथ? बिल्कुल, मैं या तो ज्वाइन करूंगा, कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, और या तो मैं फिर चाहे मुझे, लेकिन मैं कोई ठीक है, मैं उत्तराखंड के हित में जो अच्छा निर्णय हुआ वो करूंगा, लेकिन मैं किसी और पार्टी को नहीं ज्वाइन करूं। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी पार्टी गैर राजनीतिक संगठन बना चुका हूं, और मैंने जंतर मंतर पर 6 साल 94 से लेकर 2000 राज्य बनने तक जो है धरना दिया। सबसे लंबा धरना राज्य के निर्माण को लेकर मेरे, जिसका मैं चीफ था, उत्तराखंड जनता मोर्चा। इसलिए मैं अब कोई सिर्फ मैं जो है अगर सम्मिलित हुआ तो कांग्रेस में हूँगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से राजनीति करूंगा, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में, दूसरे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने का कोई सवाल नहीं। जी हरक सिंह रावत जी, यानी आपने साफ कर दिया है कि आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये तो आपने बहुत लंबे समय से मैं आपसे यही सवाल जानना चाह रही थी, इसका जवाब मुझे मिल गया है। लेकिन आपके क्या क्या प्रस्ताव होंगे अगर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो? क्या शर्तें आपकी होंगी? कोई प्रस्ताव नहीं होगा, कोई प्रस्ताव नहीं होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाना मेरा लक्ष्य होगा। कांग्रेस कल किसको मुख्यमंत्री बनाती, किसको क्या करती है, ये कांग्रेस का हाईकमान, कांग्रेस के विधायक तय करेंगे। मेरा सिर्फ एक मकसद होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बने, उत्तराखंड में एक ऐसा सरकार आए जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करे, उत्तराखंड के, वो मेरा लक्ष्य होगा जी। और उस लक्ष्य के लिए मुझे अपनी कोई भी कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस कहे मुझे नहीं चुनाव लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कहे कि नहीं, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं, मेरे अंदर काम करने की ललक है और वो मैं करूंगा। जी हरक सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों के प्रति आपकी जो तत्परता है वो आगे भी इसी तरीके